The Audi e-tron GT and BMW i4M50 bring electrifying performance to the luxury EV segment. The e-tron GT boasts stunning design, a refined interior, and a dual-motor setup for thrilling acceleration. Meanwhile, the i4M50 delivers BMW's signature sporty handling, impressive range, and a driver-focused cabin. Both cars combine cutting-edge tech with exhilarating performance. Which luxury EV takes the crown? Let's compare them. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है ऑडी e-tron GT 2022 मॉडल और BMW i4M50 2022 मॉडल। ये दोनों ही गाड़ियाँ एक दूसरे का डायरेक्ट कंपटीशन है। दोनों ही EV हैं, इलेक्ट्रिक, इनमें फ्यूल नहीं डलता। दोनों की रेंज 350 से 400 के बीच में है और इसके अलावा दोनों ही लुक्स के लिहाज से काफ़ी खूबसूरत हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि लुक्स के लिहाज से कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है। पाकिस्तान में ये गाड़ी बहुत ज़्यादा इन होती जा रही है, बट अगर वर्थ इट देखा जाए तो ये गाड़ी सही वाली है क्योंकि आपको स्पेक्स, फीचर्स थोड़ी बहुत ज़्यादा ऑफर करती है और प्राइस के लिहाज से भी ऐसे सस्ती है। ये थोड़ी ज़्यादा तेज़ भी है। फिलहाल अगर बात कीजिए सबसे पॉइंट चीज़ की तो वो है इन गाड़ियों की प्राइसेस। ये दोनों ही गाड़ियाँ 22 मॉडल हैं और 24 इंपोर्ट हैं। स्पेक्स के लिहाज से सही लोडेड हैं और इसकी डिमांड 4 करोड़ 35 लाख है, इसकी डिमांड 3 करोड़ 85 लाख है। ये गाड़ी रजिस्टर्ड है और ये दोनों ही साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल हैं। अगर आपने इनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है जो कि रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है। Overall, these are great cars and today I'm going to compare them. Let's start with the exterior of these cars. लुक्स के लिहाज से ये दोनों ही गाड़ियाँ अपनी जगह बहुत खूबसूरत हैं, बट मेरे ख्याल से फ्रंट से ज़्यादा एग्रेसिव BMW है क्योंकि इसके फ्रंट पे काफ़ी मैसिव किडनी ग्रिल दी गई है जो कि बंद ही है क्योंकि ये गाड़ी EV है। और इसके अलावा हेडलाइट्स इन दोनों में ही LED वाली आती हैं। ये BMW लेजर है, ये ऑडी की कोई डिजिटल LED वाली हेडलाइट है। दोनों ही इन शॉर्ट स्पेक्स के लिहाज से सही लोडेड हैं। दोनों में ही फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स आते हैं, रडार आते हैं, बट इस गाड़ी का लुक थोड़ा ज़्यादा मैसिव है और इसकी वजह यह है कि ये गाड़ी पोर्शे टायकान पे बेस्ड है या पोर्शे टायकान इस पे बेस्ड है। दोनों का चेसिस सेम है और पोर्शे बहुत ज़्यादा चौड़ी होती हैं। सेम गोस फॉर दिस कार, बट इसके अंडर द सिचुएशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसकी थोड़ी डिफरेंट है, किस तरह से मैं कवर करूंगा आगे जाके। और अगर बात कीजिए साइड प्रोफाइल्स की तो यहाँ भी दोनों ही गाड़ियाँ डिफरेंट हैं इस तरह से कि इसकी शेप काफ़ी हद तक स्पोर्ट्स बैक कार जैसी है, लेकिन इसकी डिग्गी प्रॉपर आती है, यानी कि कैबिन से अलग है। i4 की शेप प्रॉपर सेडान वाली है लेकिन उसकी डिग्गी कैबिन के साथ कनेक्टेड है। खैर ये दोनों ही गाड़ियाँ 4 डोर हैं। रैम इस गाड़ी में 20 इंचेस के हैं जबकि BMW में 19 इंचेस के आते हैं। एग्जैक्ट फिगर्स में कवर करूंगा आगे जाके। इन दोनों में ही ऑर्बिट डिस्क ब्रेक आती है। दोनों में ही चार्जर 2 दिए गए होते हैं, एक नॉर्मल चार्जर, एक फास्ट चार्जर। राइट वाला फास्ट चार्जर होता है, लेफ्ट वाला नॉर्मल हाउस होल्ड चार्जर होता है। और बाकी इसके अलावा इसकी जो रूफ है ये पूरी ही ग्लास की है लेकिन इसके अंदर कोई सन शेड नहीं आता, जबकि i4 की रूफ सन रूफ ही है सिर्फ, लेकिन उसके अंदर शेड आता है। तो बेसिकली गर्मियों में पाकिस्तान में i4 ज़्यादा प्रैक्टिकल है। सेम गोस फॉर दिस कार, इसमें भी चार्जिंग पोर्ट एक यहाँ पे दिया गया है और एक बैक पे आता है। फिर इसके अलावा इसके साइड मिरर कार्बन फाइबर की ट्रिम में है और इसमें 360 डिग्री कैमरास भी हैं इन दोनों ही गाड़ियों में। दोनों में स्मार्ट एंट्री आती है लेकिन इसके जो डोर हैंडल हैं ये थोड़े ज़्यादा खूबसूरत हैं। ये बॉडी के साथ फ्लश हैं और इनको अनलॉक करने की एक डिफरेंट सी फील है। बाकी इन दोनों में ही विंडोज बॉर्डरलेस आती हैं लेकिन इसकी साइड प्रोफाइल थोड़ी ज़्यादा स्पोर्टी है। इसमें फिर ये प्रॉपर नीचे पडल लैंप्स भी आते हैं जो कि लुक्स के लिहाज से ज़्यादा बेहतर हैं। e-tron GT में e-tron GT लिखा हुआ होता है लेकिन इसमें ये 3 स्वीपिंग लाइन्स दी गई हैं जो कि ज़्यादा बेहतर इफेक्ट दे रही हैं। और अगर बात कीजिए इन गाड़ियों के रेयर लुक की तो यहाँ पे हर किसी की अपनी ओपिनियन है। मेरे ख्याल से e-tron GT ज़्यादा खूबसूरत है, बट आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। टेलगेट इन दोनों ही गाड़ियों में पावर्ड हैं बट कैटेगरी के लिहाज से ये डिफरेंट हैं इस तरह से कि इसकी डिग्गी आम हर गाड़ी की तरह है। अगर मैं ओपन करूँगा तो डिग्गी इसकी कैबिन से अलग है, जबकि BMW में डिफरेंट सीन है। इसकी डिग्गी और कैबिन एक ही हैं। ये ऑडी A5 की तरह स्पोर्ट बैक गाड़ी है, यानी कि कैबिन से डिग्गी को एक्सेस कर सकते हैं। दोनों की रियर बेंचेस फोल्डेबल हैं, इनको फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को ज़्यादा खुला बना सकते हैं। और इसके अलावा दोनों में ही डिग्गी के अंदर भी फीचर्स रिसेंट आते हैं। दोनों की ही ट्रंक्स वेल इंसुलेटेड हैं, प्रॉपर इंसुलेशन वगैरह दी गई है। दोनों में ही ये पावर वाला ऑप्शन है और इसके अलावा दोनों ही बैक पे पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती हैं। बैक पे इन दोनों के डिफ्यूजर्स दिए गए हैं जो कि लुक्स को बेहतर बना रहे हैं, लेकिन एग्जॉस्ट इन दोनों ही गाड़ियों में नहीं आते ऑब्वियसली, बट इस गाड़ी में एग्जॉस्ट वाला वर्जन आता है। ये गाड़ी i4 है, इसमें M4 भी आती है जो कि इंजन वाली गाड़ी होती है। परफॉर्मेंस के लिहाज से ये गाड़ी इंजन वाली गाड़ी से भी तेज़ है, जबकि प्राइस के लिहाज से ये गाड़ी उससे आधे से भी कम है। अगर आप M4 2022 मॉडल इंजन वाली इंपोर्ट करेंगे तो वो गाड़ी आपको अच्छी खासी कॉस्ट करेगी। तो इस लिहाज से EVs पाकिस्तान में एक बेस्ट ऑप्शन है, जबकि इसमें EV के अलावा कोई गाड़ी आती ही नहीं है। ये ग्राउंड
अब बिल्ड की गई है ईवी होने के लिए। और अब अगर बात की जाए इंटीरियर्स की, तो ये i4 का इंटीरियर है जो कि मेरी ओपिनियन में ज्यादा बेहतर है। e-tron का इंटीरियर अपनी जगह अच्छा है, लेकिन इसमें चीजें थोड़ी ज्यादा स्पोर्टी और ज्यादा स्मार्ट हैं। स्मार्ट किस तरह से कि इसकी एम्बिएंट लाइटिंग तो काफी स्लीक दी गई है, इसके कलर्स को आप RGB में स्विच कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डोर खोलेंगे तो अब ये रेड फ्लैश करने लग गई हैं, जो कि ऑन कमिंग ट्रैफिक को बताएंगी कि यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी हुई है जिसके दरवाजे खुले हुए हैं। तो ये एक मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है। और बाकी इसमें पावर में भी एम्बिएंट लाइट्स आती हैं जिनके आप कलर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसके इंटीरियर में कार्बन फाइबर की ट्रिम्स काफ़ी सारी दी गई हैं, जो कि अगेन इसकी इंटीरियर को काफ़ी स्पोर्टी लुक दे रही हैं, और इसकी सीट्स भी थोड़ी ज़्यादा ग्रिपी हैं। स्टीयरिंग व्हील पूरा ही लेदर की फिनिश में है। इसमें ये एम पैकेज वाली थीम फॉलो की गई है जगह जगह। स्टीयरिंग की स्टिचिंग भी इसकी एम पैकेज वाली है, ब्लू, ऑरेंज और ब्लैक की। और अगर बात की जाए स्टीयरिंग से पीछे की सिचुएशन की, तो इसका जो ये मीटर है और इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन, ये बेसिकली सिंगल ही पैनल है जो कि डैशबोर्ड से अलग से ऊपर निकला हुआ है और फ्लोटिंग शेप में है, और ये बहुत शार्प और स्लीक सा पैनल है। इसकी लुक मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त है, और BM की सारी नई कार्स में ये ऐसा ही आ रहा है। बेशक आप iX देखें, i7 देखें, ये गाड़ी देखें, मैंने सबके रिव्यूज किए हुए हैं और सबकी स्क्रीन बड़ी टू द पॉइंट है। फिर अगर बात की जाए इसके मीटर की, तो इसके आप थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं। थीम्स इसमें और i7 में काफ़ी हद तक मिलती जुलती हैं। i7 के रिव्यू भी जाकर अपने चैनल पर देख सकते हैं, और आप इसके हेड अप डिस्प्ले की थीम्स को भी काफ़ी हद तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हेड अप डिस्प्ले भी इसमें बहुत बड़ा है, जो कि मोस्टली कार्स में से काफ़ी छोटे आते हैं। फिर इसके अलावा साउंड सिस्टम भी दोनों ही गाड़ियों में प्रीमियम है। इसमें हार्मन कार्डन है, e-tron में Bang & Olufsen है, जबकि नई वाली जो बड़ी BMWs हैं i7 वगैरह, उनमें Bowers & Wilkins आता है। हार्मन कार्डन 2005-6 में भी आ रहा था, 7-8 में भी आ रहा था, अभी भी आ रहा है, लेकिन Bowers & Wilkins एक नई चीज़ है जो कि i7 में दिया गया है, इसमें नहीं है। बाकी इसके अलावा नीचे के सारे पैनल्स कार्बन फाइबर के हैं। सारा ये एरिया काफ़ी स्लीक और क्लीन से रखा गया है, क्योंकि इसके सारे कंट्रोल्स यहाँ से उठा के इसके बीच में दे दिए गए हैं। यहीं से आप इसकी हीटेड सीट्स को भी ऑन कर सकते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल एडजस्ट कर सकते हैं। गाड़ी के मोस्टली फीचर्स आप यहीं से कंट्रोल करेंगे। क्लाइमेट कंट्रोल इसमें डुअल जोन है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए अलग अलग जोन दी गई हैं। और इसके अलावा इसमें आप मोड्स चेंज करके इसकी पूरी गाड़ी की थीम को भी काफ़ी हद तक एडजस्ट कर सकते हैं। मोड्स भी इसके काफ़ी मज़ेदार दिए गए हैं, और सबसे मज़ेदार मोड इसका ऑब्वियसली स्पोर्ट है, जिसमें इस पूरी गाड़ी की थीम ब्लू और रेड सी हो जाती है। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे बेसिक चीज़ें दी गई हैं, कप होल्डर्स, वायरलेस चार्जर वगैरह। गियर सेलेक्टर भी इसका थोड़ा सा अनयूजुअल है, इस तरह से कि आप इसको अनलॉक दबा के गियर के बीच में शिफ्ट करेंगे लाइक दिस, जबकि मोस्टली गाड़ियों में आप इसको सिर्फ यूँ पुश करेंगे तो गाड़ी गियर शिफ्ट कर लेती है, इसमें ऐसा नहीं है। बाकी इसके अलावा फिर ये सारा एरिया काफ़ी हद तक वैसे ही है जिस तरह के 2021 मॉडल 20 मॉडल की BMWs में आ रहा था। और अगर बात की जाए सीट्स की, तो ये सीट्स PM पैकेज वाली हैं। साइड से काफ़ी ग्रिपी हैं, इसमें थाई सपोर्ट, लंबार सपोर्ट, शोल्डर सपोर्ट ये सब दिया गया है, और इसमें भी ये M की बैजिंग दी गई है। बाकी इससे पहले मैंने एक टकोरा रेड इंटीरियर वाली कार का भी रिव्यू किया हुआ है, जो कि आप जाकर मेरे वीडियो देख सकते हैं। और अगर बात की जाए रूफ की, तो इसमें सनरूफ ही है। बाकी सारे यहाँ पे नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि हर गाड़ी में आती हैं। और अगर बात की जाए इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो यहाँ पे 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। थर्ड पर्सन आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे पाँव रखने की जगह ही नहीं है, और ट्राई में भी कोई बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, लेकिन फीचर्स यहाँ पे डिसेंट हैं। इस तरह से रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स यहाँ भी दिए गए हैं, पाँव पे भी हैं। सेंटर में सेंटर कंसोल है, जिसको निकाल के आप इसमें से कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं, और इसको एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा हेडरेस्ट में 3 रेयर पैसेंजर्स के लिए दिए गए हैं, एयरबैग्स भी आते हैं यहाँ पे, साउंड सिस्टम प्रीमियम है। और अब अगर बात की जाए इंटीरियर की, तो ये e-tron का रूम है। मेरी ओपिनियन में i4 ज़्यादा खूबसूरत है, बट ये भी कोई खास बुरा नहीं है। स्टीयरिंग व्हील इसका पूरा ही लेदर की फिनिश में है। इसमें पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं, लेकिन ईवी कार्स के अंदर पैडल शिफ्टर का कोई खास यूज होता नहीं है। ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लेवल को कम और ज़्यादा करने के लिए है जस्ट। बाकी क्रूज इन दोनों में ही आता है। मीटर इसकी पूरी स्क्रीन है, लेकिन ये अलग से दी हुई है। थीम्स आप इसकी भी चेंज कर सकते हैं, ये भी सही हाई क्वालिटी है। और इसके भी मीटर की हाउसिंग पूरी ही लेदर की फिनिश में है, लेकिन हेडअप डिस्प्ले जो इसमें दिया गया है ये कोई बहुत सारा मज़ेदार नहीं है, ये बस ठीक है। ये आपको स्पीड, गियर्स और बाकी रोड से शो करवाएगा, लेकिन BMW काफ़ी इंटरेक्टिव है। सबवूफर इसके भी सेंटर में दिया गया है। साउंड सिस्टम इसमें जैसा कि मैंने बताया था कि Bang & Olufsen का है। मल्टीमीडिया स्क्रीन इसमें ये काफ़ी मैसिव है, लेकिन ये भी अलग से दी हुई है। BM का ये बेसिकली पूरा ही पैनल था। बाकी यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है, e-tron का बैच दिया गया है, जिसकी आप एम्बिएंट लाइटिंग के कलर को चेंज कर सकते हैं। और क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में भी 3 जोन हैं, 2 जोन आगे के लिए, 1 बैक के लिए। फिर इसके अलावा इसमें सीट्स हीटेड के साथ साथ वेंटिलेटेड भी हैं। वेंटिलेटेड वाला फीचर BM में नहीं है, उसकी सिर्फ हीटेड सीट्स हैं। इसमें भी हर गाड़ी में नहीं होता, कुछ गाड़ी में होता है। ये क्योंकि UK इंपोर्ट है, तो इसमें ये फीचर लिया गया है। फिर इसके अलावा एयर वेंट्स में नॉर्मल से हैं। बाकी यहाँ पे कुछ फिजिकल बटन दिए गए हैं, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे हर गाड़ी में होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा है, और वो है हाइट कंट्रोल। आप इसको रेस और लोअर भी कर सकते हैं। फिर इसके अलावा गियर सिलेक्टर इसमें ये अनकन्वेंशनल दिया गया है। गियर सिलेक्शन है इसमें P, R and D की। और इसके अलावा बाकी साथ यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर दिया गया है, जो कि टच सेंसिटिव है। फिर कप होल्डर, सेंटर कंसोल इसमें नॉर्मल से हैं।
सीट्स भी इसकी काफ़ी ग्रिपी हैं, इनमें भी थाई सपोर्ट, लंबार सपोर्ट दिया गया है। और इसके अलावा इसकी सीट में ये पंच होल्स दिए गए हैं जहाँ से यहाँ पे हवा थ्रो करेगी। बाकी डोर्स में इसकी अलकंटारा दिया हुआ है, सारा कुछ यहाँ पे नॉर्मल है जैसा कि यूजुअली कार्स में आता है। डोर्स इसके भी बॉर्डरलेस हैं, लेकिन इसकी रूफ काफ़ी डिफरेंट है। इस तरह से कि पूरा ही ग्लास पैनल है, लेकिन इसमें कोई कर्टन नहीं है, यानी कि अगर आप पे तेज धूप पड़ भी रही हो तो वो पड़ती रहेगी, आप उसको कुछ कर नहीं सकते। तो ये मेरे ख्याल से एक अजीब चीज़ है, अगर इस पे कर्टन आता तो बहुत बेहतर था। और अगर बात की जाए इस कार में पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो यही बैक बस ठीक है। लेग रूम यहाँ पे पूरा है, बैक पे इसमें 2 लोग बैठ सकते हैं। थर्ड पर्सन के लिए ना सीट है ना ही सेंटर में जगह है। हेडरूम का भी इसमें कोई खास इशू नहीं है, और उसके अलावा फीचर्स भी यहाँ पे डिसेंट हैं। इसमें बैक पे एयरबैग्स भी हैं, ये सेंटर कंसोल भी है जिसमें कप होल्डर दिए गए हैं, और इसके अलावा सीट बेल्ट, आइसोफिक्स सपोर्ट्स, ये सब चीजें इन दोनों ही गाड़ियों में आती हैं। अब अगर बात की जाए दोनों गाड़ियों के अंडर द हुड सिचुएशन की, तो ये दोनों की इंटरेस्टिंग है। इसका बोनट ओपन इंटरेस्टिंग तरीके से होता है, इस तरह से इसका रिलीज फ्रंट राइट दरवाजे में दिया गया है, वो आप साइड से जाकर अनलॉक करेंगे। इसके केस में आप लेवर को 2 दफा खींचेंगे तो इसका अनलॉक होगा। बाकी अंडर द हुड इस तरह से इंटरेस्टिंग है कि इस गाड़ी में प्रॉपर फ्रंक दिया गया है जैसा कि ईवीज में आता है, लेकिन इसका ये सारा एरिया बंद ही है। अब इसकी वजह यह है कि ये e-tron बेसिकली ग्राउंड अप बिल्ड की गई है ईवी बनने के लिए, तो इसमें सारे कंपोनेंट्स को एडजस्ट इस तरह से किया गया है कि फ्रंट पे थोड़ी सी जगह बच जाए जहाँ पर सामान रख सकें। लेकिन इस गाड़ी के केस में ऐसा नहीं है, ये गाड़ी इंजन के हिसाब से डिजाइन की गई है और इसमें इंजन वाले वर्जन आते भी हैं, M4 वगैरह। बाय द वे वो गाड़ी कंपैरेटिवली से थोड़ी सी स्लो भी है, ये ज़्यादा तेज है और प्राइस के लिहाज से कम होती है, लेकिन क्योंकि इसको इंजन के हिसाब से एडजस्ट किया गया है तो इसमें बैक पे फ्यूल टैंक की जगह भी छोड़ी गई है और इस तरह की चीज़ें छोड़ी गई हैं, तो उसकी वजह से इसकी जो मोटर्स वगैरह है सारा सामान वो यहाँ पे आ गया और फिर इसका ये वाला इंजन का पूरा एरिया सील किया गया है। तो बेसिकली इसमें फ्रंट पे फ्रंक नहीं है जो कि इसमें दी गई है, तो बेसिकली प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से ये गाड़ी थोड़ी ज़्यादा बेहतर है, ये थोड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड है। सेम गोज फॉर i7 में भी इंजन वाली गाड़ियाँ आती हैं जो कि 7 सीरीज़ कहलाती हैं। इसमें i4 या M4 2 अलग अलग गाड़ियाँ हैं, M4 इंजन वाली गाड़ी होती है। अगर बात करिए परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये गाड़ी 536 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, ये गाड़ी भी 530 के आसपास हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि ऑलमोस्ट बराबर ही हैं, लेकिन 0 to 100 के लिहाज से ये गाड़ी 0.2 सेकंड ज़्यादा तेज़ है। ये 3.8 सेकंड में करती है, ये 3.9 ये 4 सेकंड में करती है, जो कि दोनों ही एक्सट्रीमली फास्ट हैं, लेकिन स्टिल ये 19-20 है। ये दोनों ही गाड़ियाँ ऑल व्हील ड्राइव हैं, यानी कि ये क्वाट्रो है, ये गाड़ी एक्स ड्राइव है, और बाकी इसके अलावा ये दोनों ही गाड़ियाँ तकरीबन 350 से 400 तक की रेंज देती हैं। ये 19 इंच रिम के साथ है, तो इसकी रेंज थोड़ी सी कम आती है एज कम्पेयर टू सिंपल i4। इसमें रिम भी 20 इंच के आते हैं, तो इसकी तो यही रेंज है। बाकी इन दोनों के बोनट हाइड्रोलिक से ओपन होते हैं। और अगर बात कीजिए चार्जिंग टाइम की, तो ये आम चार्जर्स पे घर वाले तकरीबन 5.5, 6 या 7 घंटे में चार्ज होती हैं, 10% से लेकर 100 तक। अगर आप इसको कमर्शियल चार्जर पर चार्ज करते हैं तो ये गाड़ी 20-30 मिनट के अंदर भी चार्ज हो सकती है। ये दोनों ही गाड़ियाँ आराम से लाहौर जा सकती हैं, लेकिन अगर आप इनको जाते आते भेरा पे चार्ज करें तो आप आराम से जाना आना कर सकते हैं इन दोनों ही गाड़ियों में। लॉन्गर जर्नीज के लिए दोनों ही सूटेड नहीं हैं, और बाकी इसके अलावा मेंटेनेंस के लिहाज से भी ये गाड़ियाँ बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो ही हैं। इनके ब्रेक पैड्स भी 70-80 किलोमीटर पर जाकर चेंज होते हैं, और उसकी वजह है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। आप जब भी इसकी ब्रेक से पाँव उठाएंगे तो ये गाड़ी खुद ही थोड़ा स्टॉप होना शुरू हो जाती हैं, ताकि ये बेसिकली रीजनरेटिव ब्रेकिंग को यूज़ करके थोड़ी सी रेंज ज़्यादा कर दें, और उसकी वजह से ब्रेकें यूज़ नहीं होती। तो इनके बेसिकली ब्रेक कैलिपर्स की लाइफ ज़्यादा होती है, लेकिन इनके टायरों की लाइफ कम होती है, क्योंकि ये गाड़ियाँ आम वर्जन से थोड़ी ज़्यादा भारी होती हैं। और अब अगर बात कीजिए इन गाड़ियों की टायर साइज की, और टायर साइज जो e-tron GT में आता है यह है 285, 40 और 20, और आगे इसमें 245 है। टायर और रिम दोनों ही गाड़ी में स्टैगर्ड हैं, यानी कि दोनों के टायर कम चौड़े हैं, पिछले ज़्यादा चौड़े हैं। आगे दोनों में ही 245 है, लेकिन इस गाड़ी में पीछे 285 है, उसमें 255 है, तो इसकी बैक के टायर ज़्यादा चौड़े हैं। टायर इन दोनों में ही पिरीली के हैं और ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू हैं। ये दोनों ही गाड़ियाँ ऑल व्हील ड्राइव हैं, लेकिन जो मेजर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो है रिम साइज। इसका रिम 20 इंच का है, उसका 19 इंच का है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इन गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ियाँ लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।